हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी महापरीक्षा का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पांचों यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यही है आपके सब्जेक्ट का नाम भी। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्क्राइब करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय प्रबंधन। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या इंडिविजुअल के पास में जो फंड होता है, मतलब जो पैसा होता है, उसको इस तरीके से प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना और डायरेक्टिंग करना कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, मतलब इंक्रीज कर सके, और जो एक्सपेंसेस है उसको मिनिमाइज कर सके, मतलब जो उसके खर्चे हैं उसको वो कम कर सके। मतलब हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम यहाँ पर किसी भी पर्सन के पास में पैसे हैं या कंपनी के पास में जो पैसा है उसको सही तरीके से वो यूज़ कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके, फालतू के खर्चे अपने कम कर सके। इस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, उसके पैसों को मैनेज किया जाता है, उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी ने 10 लाख रुपए अर्निंग की है। अब उसे यहाँ पर देखो, अर्निंग तो की है, लेकिन उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में या उसके जो कंपनी में एम्प्लॉय हो गए उसको सैलरी भी देना होगा। यहाँ पर उसको नए इक्विपमेंट्स भी मतलब कंपनी के लिए या एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट भी आ गया और उसे अर्न करना है, और टैक्स भी पे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेकर के आता है, जो यहाँ पर क्या काम करेगा कि उसको मतलब कंपनी में कहाँ पैसा खर्च करना है, कितना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इन सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों का मतलब वो देखभाल करता है या प्रोसेस करता है, या ये सारी चीज़ें उसका वर्क रहता है, किसका, फाइनेंशियल मैनेजर का। तो ये जो वर्क हो रहा है या ये जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब आप पैसे को कहाँ खर्च करना है, कहाँ से बचाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इन सारी चीज़ों की आप लोग भी प्लानिंग करते होंगे। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसके कौन कौन से एम्स हैं, मतलब इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं और इसके कौन कौन से काम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंक्शंस। सबसे पहले है यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका यही काम है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग करे, मतलब फ्यूचर में उसे कहाँ से पैसे, मतलब कैसे पैसे खर्च करना है फ्यूचर में, या फ्यूचर के लिए कैसे उसे पैसे बचाना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर वो इन सारी चीज़ों की वो प्लानिंग करता है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करना उसका काम है, किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फिर है फाइनेंशियल कंट्रोल। अब देखो, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे होगा, जब एक्सपेंसेस और जो इन्वेस्टमेंट है उन पर आप कंट्रोल करोगे, मतलब आप फालतू के खर्चे नहीं करोगे, ज़बरदस्ती आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, तब आप फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हो। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है। कई बार होता है कि कहीं गलत जगह पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ से प्रॉफिट अर्न तो कुछ नहीं किए। तो सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना या इन सारी चीज़ों का डिसीजन लेना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन है, मतलब काम है। फिर उसके बाद में है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब आपको पैसे कहाँ से अरेंज करना है, या किसी से लेकर के आना है, या आपको लोन लेना है, डिबेंचर वगैरह, इन सारी चीज़ों का आप डिसीजन लेते हो। फिर प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट में जैसे यहाँ पर आप प्रॉफिट जैसे आपने अर्न किए हो, अब उसका सही यूज़ करना, इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, या ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से एम हैं, मतलब इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ सोच के ही आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते होंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है। अब यहाँ पर आप पैसे, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, पैसे को जोड़ रहे हो, बचा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करोगे और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का सोचोगे, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने का, मैक्सिमाइज करना ही इसका उद्देश्य है। फिर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब देखो, यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके एसेट्स को बढ़ाना। फिर है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब जो पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना, सही जगह पर यूज़ करना। फिर है इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, मतलब ज़रूरत के समय आपके पास में
पैसा रहना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना चाहिए ताकि ज़रूरत जब हमें पड़े तो हम दूसरों के पास ना जाते हुए अपने ही पैसे को यूज़ कर सकें। और हम ये कब कर सकते हैं, जब हम एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तब। फिर उसके बाद में है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे, जैसे कई बार क्या होता है कि हम फालतू के खर्चे कर लेते हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसकी वजह से रिस्क हो सकता है। तो जो एक्सपेंसेस है और जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही तरीके से यूज़ करना या सही जगह पर यूज़ करना, जिससे क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, रिस्क नहीं होगा। फिर है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में क्या है कि वही फिर कि जो फालतू के खर्चे रहते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं, उनको कंट्रोल करना और जो पैसा बचता है उसका सही जगह पर यूज़ करना। तो ये थे उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्य और ये थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन, मतलब उसके काम। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजीकरण। तो देखो कैपिटलाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडिविजुअल के पास में, जैसे मान लो कि किसी ने कोई शॉप ओपन किया है या कोई भी बिजनेस ओपन किया है, उसमें उसने जितना भी पैसा लगाया है, जितना भी उसका कैपिटल लगा है, उसी को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन। मतलब जैसे किसी ने कंपनी ओपन किया, किसी ने शॉप ओपन किया, तो उसने वहाँ एक ईंट से लेकर के पूरी बिल्डिंग खड़ी होते तक जितना भी पैसा लगाया है, उसको पूरा जो जितना भी उसका कैपिटल लगा है, उसने पूरे को यहाँ पर कहा जाता है कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन है उसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर इक्विटी कैपिटलाइजेशन, सेकंड है हमारा यहाँ पर डेब्ट कैपिटलाइजेशन, थर्ड हमारा बैलेंस्ड कैपिटलाइजेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल को अगर पैसे चाहिए होते हैं तो वो यहाँ पर शेयर्स बेच करके ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेता है। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है, उसको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, या किसी इंडिविजुअल को भी 20 लाख रुपए की अगर मान लो कि ज़रूरत है। अब वो 20 लाख रुपए को कैसे अरेंज करेगा, अब उसके पास शेयर्स होंगे तो वो शेयर्स को बेच देता है। अब 20 लाख की ज़रूरत थी, ठीक है, 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मान लो 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो उसने यहाँ पर 15 लाख के शेयर्स बेच दिया और यहाँ पर क्या काम किया, उसने 5 लाख का लोन ले लिया। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो किसका ज़्यादा है, शेयर का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब उसने यहाँ पर शेयर बेच करके ज़्यादा पैसे अरेंज कर लिया। तो इसी को हम यहाँ पर कहते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन। मतलब शेयर्स को बेच करके अगर किसी कंपनी ने या इंडिविजुअल ने पैसे ज़्यादा अरेंज कर लिए तो इसी कहा जाता है इक्विटी कैपिटलाइजेशन। मतलब शेयर्स का अमाउंट ज़्यादा है और लोन का कम है। फिर उसके बाद में सेकेंड है हमारा डेब्ट कैपिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी को या फिर जो इंडिविजुअल है उसको जब पैसे अरेंज करना रहता है तो वो यहाँ पर जो लोन लेकर के पैसे ज़्यादा अरेंज कर लेता है। मतलब जैसे किसी कंपनी को 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, वैसे ही यहाँ पर भी मान लो कि किसी कंपनी को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अब वो यहाँ पर क्या काम करेगा, मान लो कि उसने यहाँ पर 15 लाख रुपए का लोन ले लिया और यहाँ पर 5 लाख के शेयर बेच दिया। ठीक है, मतलब शेयर का अमाउंट कम है और लोन का अमाउंट ज़्यादा है, उसने यहाँ पर ज़्यादा लोन ले लिया और शेयर कम बेचा है। तो ये होता है डेब्ट कैपिटलाइजेशन। और बैलेंस्ड कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि जो कंपनी है या इंडिविजुअल है वो यहाँ पर पैसा अरेंज करने के लिए जो शेयर्स होते हैं और लोन होते हैं दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे यहाँ पर भी कंपनी को 20 लाख की ज़रूरत है तो उसने यहाँ पर क्या काम किया, 10 लाख के शेयर्स बेच दिए और 10 लाख का ही यहाँ पर उसने लोन ले लिया। मतलब दोनों इक्वल है यहाँ पर, मतलब दोनों में बैलेंस बना हुआ है, दोनों में से किसी का भी अमाउंट कम ज़्यादा नहीं है, दोनों अमाउंट बराबर है। तो यहाँ पर इसने बैलेंस बना के रखा है, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड कैपिटलाइजेशन। वैसे यहाँ पर देखो इक्विटी में क्या है, इक्विटी में यहाँ पर उसने शेयर्स बेच करके ज़्यादा पैसे इकट्ठे किया है और डेब्ट में उसने ज़्यादा लोन ले लिया है। बैलेंस्ड में दोनों चीज़ें इक्वल होती है। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन। अब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक हमारा। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड टॉपिक है जो वर्किंग कैपिटल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कैपिटल है वो वर्क के लिए यूज़ होता होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे किसी भी बिजनेस के पास में या जैसे कोई बिजनेस है, वो बिजनेस को अपने डेली ऑपरेटिंग के लिए या डेली रूटीन के लिए जो पैसा चाहिए होता होगा, जैसे कि उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो इसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। मतलब जो डेली में यूज़ हो रहा है पैसा, उसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर इंक्लूड रहता है
जैसे यहाँ पर करेंट एसेट्स इसमें इंक्लूड रहता है और करेंट लाइबिलिटीज़ भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स में जैसे हम विद इन 1 ईयर में इस एसेट्स को हमें केस में कन्वर्ट करना रहता है। केस में कन्वर्ट करना रहता है मतलब जैसे केस आप तुरंत इसको यूज़ कर सकते हो। बैंक बैलेंस को भी आप केस में कन्वर्ट कर सकते हो। जो स्टॉक है उसको बेच करके आप इसमें पैसा भी बना सकते हो, मतलब केस पैसा इसमें बना सकते हो। तो ये जो करेंट एसेट्स रहता है इसमें यही है कि इस एसेट्स को आप विद इन 1 ईयर में केस में कन्वर्ट करना रहता है, इस एसेट्स को या पैसे को, ठीक है। और ये जो करेंट एसेट्स रहता है वो शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में हेल्प भी करता है। तो ये है करेंट एसेट्स। करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, करेंट लाइबिलिटीज़ में मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ जिसे विद इन 1 ईयर में पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने किसी सप्लायर से 50,000 का सामान उधार में ले लिया है। अब उस उधार के जो पैसे हैं उसको 2 महीने में उसे पे करना पड़ेगा। तो ये करेंट लाइबिलिटीज़ है। जैसे किसी एम्प्लॉय को मंथली सैलरी देना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए जाते हैं, रूम रेंट दिया जाता है, या फिर जैसे और भी जो करेंट में पैसा यूज़ होते रहता है उसे कहा जाता है करेंट लाइबिलिटीज़। तो ये था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में यही है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली में पैसा यूज़ होते रहता है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ ये दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती है। जिसे करेंट एसेट्स में क्या होता है, इसमें जो एसेट्स है उसको 1 साल के अंदर हमें केस में कन्वर्ट करना रहता है, और करेंट लाइबिलिटीज़ में इसमें जो लाइबिलिटीज़ रहती है उसको 1 साल के अंदर हमें यहाँ पर पे करना रहता है। तो ये है वर्किंग कैपिटल। वेन्चर कैपिटल में क्या होता है, इसमें जैसे कि कोई भी पैसा है तो कोई पैसा है जो मतलब कोई भी इन्वेस्टर है, अब वो इन्वेस्टर इस पैसे को यहाँ पर मतलब जो वेन्चर कैपिटल है उसको यहाँ पर जैसे कोई इन्वेस्टर जो न्यू कंपनीज रहती है या कोई भी कहना चाहिए कि कोई स्टार्टअप करता है या कोई ग्रोइंग कंपनी रहती है तो वहाँ पर इस पैसे को लगाया जाता है इस उम्मीद के साथ में कि फ्यूचर में आगे चल करके ये कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल होगी और प्रॉफिट भी अर्न करेगी। मतलब ये जो वेन्चर कैपिटल है इस पैसे को ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज में लगाया जाता है जिसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो रिटर्न भी ज़्यादा देती है। मतलब जो वेन्चर कैपिटल है उसमें हाई रिस्क भी इंक्लूड है और हाई रिटर्न भी इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक अंजलि नाम की लड़की है, उसने एक मोबाइल ऐप बनाया है, ठीक है। मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात हो सकती है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन अब उसे इस ऐप को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है। तब वो यहाँ पर क्या करेगी, अब जैसे कोई वेन्चर कैपिटल मतलब कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर उसे यहाँ पर कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा इस ऐप को आगे बढ़ाने में, ठीक है। अब यहाँ पर अंजलि भी एग्री होकर के उससे पैसा ले लेती है और अपने ऐप को आगे बढ़ाती है और आगे चल करके वो ऐप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है जिससे अंजलि यहाँ पर बहुत प्रॉफिट अर्न करती है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर यहाँ पर अंजलि के सामने एक शर्त रखता है कि मैं पैसे एक ही कंडीशन पर दूंगा कि आप मुझे इसमें पार्टनरशिप दोगी, ठीक है। 20% या 50% जो भी है वो पार्टनरशिप वो लेता है, तब जा करके वो पैसे लगाता है। अब यहाँ पर वो ऐप तो सक्सेसफुल हो गया, अंजलि ने पैसा प्रॉफिट यहाँ पर जो भी है अर्न कर ली, लेकिन यहाँ पर उसने जितना भी पार्टनरशिप में पैसा ली होगी उतना जो इन्वेस्टर है उसको भी अंजलि को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ने अपना पैसा किस लिए लगाया, एक उम्मीद से लगाया ना कि आगे चल करके ये सक्सेसफुल हो जाएंगी, मैं भी प्रॉफिट अर्न करूँगा, ये सोच करके। तो यहाँ पर इसी को कहा जाता है वेन्चर कैपिटल। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। यहाँ पर हमारा जो 5th टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग साइकिल। देखो ऑपरेटिंग साइकिल हमें ये बताता है कि किसी भी बिजनेस में जो गुड्स है मतलब जो सामान है उसको पैसे में कन्वर्ट करने में यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम की एक कपड़े की दुकान है, अब वो यहाँ पर सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद करके लाता है, उसके बाद में उसका प्रोडक्शन करता है, फिर उसको सेलिंग करेगा और लास्ट में उसका कलेक्शन करेगा। तो यहाँ पर जैसे प्रोडक्शन करने में उसे जो प्रोडक्शन टाइम है उसको 10 डेज़ का लग गया, सेलिंग टाइम उसको 15 डेज़ लग गया और जो कलेक्शन टाइम है उसको 30 डेज़ का लग गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन टाइम है, सेलिंग टाइम है और जो कलेक्शन टाइम है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखो 10 + 15 + 30 होता है 55। तो ये जो 55 डेज़ का उसे टाइम लग रहा है, मतलब उसने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाया, रॉ मटेरियल को खरीद करके
जाने के बाद उसने प्रोडक्शन, फिर सेलिंग, फिर कलेक्शन किया, तो सब करने में उसे जो टाइम यहाँ पर लगा है, जो ये ड्यूरेशन आया है 55 डेज का, इसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। फिर है कैपिटल बजटिंग। तो देखो कैपिटल बजटिंग में ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू यहाँ पर जैसे किसी भी बिजनेस में मतलब कितना, या किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट में यहाँ पर कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न हो सके, इन सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो कैपिटल है, जो पैसा है, उसका बजट बना करके चला जाता है ताकि आगे फ्यूचर में यहाँ पर प्रॉफिट अर्न हो सके। मान लो कि एक मोबाइल बनाने की कंपनी है। अब उस मोबाइल बनाने की कंपनी को 2 मशीन की ज़रूरत है। मशीन ए जो आती है 10 लाख की और जो प्रॉफिट देती है यहाँ पर 3 लाख रुपए का, ठीक है। और जो मशीन बी है, मशीन बी आती है 8 लाख रुपए की और प्रॉफिट देती है 2 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है वो उसकी हेल्प से यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है, ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें कौन सी मशीन खरीदना है। अब जो मशीन ज़्यादा प्रॉफिट देगी उसी मशीन को खरीदा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, टोटल कितना प्रॉफिट होगा, या जो भी वो इन्वेस्ट कर रही है वो कितने टाइम के बाद में उन्हें रिटर्न मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, इसकी हेल्प से डिसीजन लिया जाता है और जो प्रॉफिटेबल रहता है उस मशीन को खरीदा जाता है। तो ये होता है कैपिटल बजटिंग, मतलब जो कैपिटल है उसका बजट बना करके चला जाता है। आई होप दिस टॉपिक इज clear and thank you for watching this video.